हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वॉल्ट। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे RSM SSB द्वारा कंडक्ट करवाए गए राजस्थान WRD JN सिविल 2016 के एग्ज़ाम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 जो कि डिप्लोमा TSP का पेपर है। इससे पहले 3 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से 2 डिग्री के TSP एंड नॉन TSP के थे और एक डिप्लोमा का नॉन TSP का पेपर था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। राजस्थान JN 2020 का जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। WRD JN 2016 में जो एग्ज़ाम लिया गया था सिविल का, वो सिलेबस और 2020 का सिलेबस बिल्कुल सेम सिलेबस हैं। तो इन चारों पेपर्स के वीडियोज़ को आप पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियोज़ बहुत डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पेपर का कोड है 20। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चंस राजस्थान GK के हैं और 80 क्वेश्चंस टेक्निकल के सिविल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे सिविल के 80 क्वेश्चन से और इस वीडियो के एंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान GK के बाकी के बचे हुए 40 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स फॉल्स अंडर द मेटामॉर्फिक कैटेगरी? निम्नांकित में से कौन सा पत्थर कायांतरित मेटामॉर्फिक वर्ग के अंदर आता है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है। ऑप्शंस में थे, ऑप्शन हमें दिए गए हैं सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और बासाल्ट। देखिए जो स्टोन्स की कैटेगरी है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए इन तीनों के अंदर जो इनके जो एग्जांपल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो मैंने दे रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल के बारे में बताना है, तो मेटामॉर्फिक में जो कि मार्बल है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना इन द फॉलोइंग लिमिट। देखिए हमसे पूछा गया है कि एक जो अच्छी ब्रिक है तो उसके अंदर एल्यूमिना का जो कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। देखिए जो कोई भी ब्रिक होती है उसके अंदर सिलिका का कंटेंट रहता है 50 to 60%, एल्यूमिना का कंटेंट रहता है 20 to 30%, लाइम का रहता है 4 to 5%, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का रहता है 5 to 6% और मैग्नीशिया रहता है 1%। तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है एल्यूमिना का, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 to 30%, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम द वॉल्यूम। तो हमसे पूछा गया है कि जो स्लैकिंग एक्शन होता है उसके अंदर लाइम का वॉल्यूम है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम रहता है या नन ऑफ अबो। पहले हम देखते हैं स्लैकिंग होता क्या है। देखिए लाइम का जो साइकिल रहता है, सबसे पहले लाइमस्टोन रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब गर्म किया जाता है तो उससे हमें मिलता है क्विक लाइम CaO। इसके अंदर से हीट करने पे CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है, तो हमें क्विक लाइम मिलता है CaO, जिसको फैट लाइम भी बोलते हैं। देखिए CaO को उसके अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो हमें मिलता है स्लैक लाइम। और स्लैक लाइम क्या होता है कि CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है लाइम स्टोन के अंदर। तो ये इसका कंप्लीट साइकिल रहता है। तो जब क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो स्लैक लाइम जो मिलता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज हो जाता है। देखिए जो फैट लाइम है उसका वॉल्यूम है वो 2 से 2.5 गुना, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम जो फैट लाइम है उसको कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इसको वाइट वॉशिंग या प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पोजोलानिक सीमेंट एज कम्पेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग रिमेन्स। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की फर्स्ट वीक के अंदर वो हमें बताना है। पोजोलानिक सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर बताना है कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो हम देखते हैं इन दोनों के अंदर पहले कंपैरिजन क्या होता है। देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम OPC बोलते हैं, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट को हम PPC बोलते हैं। जो OPC रहता है वो उसका जो सेटिंग टाइम रहता है वो शॉर्ट रहता है, यानी कि वो फास्टर जो है सेट हो जाता है, लेकिन जो PPC है वो सेट होने के अंदर टाइम लेता है। जो OPC रहता है वो क्या है, कॉस्टलियर रहता है, क्योंकि उसकी क्लिंकर्स जो होते हैं वो कॉस्टलियर महंगे रहते हैं। और जो पोजोलाना रहता है उसका पोजोलानिक मटेरियल जो है वो चीप रहता है, सस्ता रहता है, इसलिए जो PPC है वो सस्ता रहता है। OPC की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है और जो PPC रहता है उसकी डेंसिटी कम होती है।
और जो ओपीसी है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या है, ज़्यादा रहती है, लेकिन पीपीसी की है जो इनिशियल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है इनिशियली वो कम रहती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोज़ोलाना की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इनिशियल जो स्टेजेस के अंदर, तो वो क्या रहेगी, इसका आंसर हो जाएगा स्लो हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट इज इंक्रीज्ड देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर WC जो रेशियो है कॉन्क्रीट के अंदर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया है कि वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, या नन ऑफ अबो। देखिए जो वाटर कंटेंट है वो अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उसके अंदर सीमेंट का कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। वाटर कंटेंट अगर बढ़ जाएगा कंक्रीट के अंदर तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा कंक्रीट के अंदर, और जब कंक्रीट जो हार्डन होगा उसके बाद वाटर इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स ऑफ पोर्स जो रह जाएंगे, उनका पोर्स का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जो कंक्रीट हमें मिलेगा वो पोरस होगा, उसके अंदर छेद जो कि ज़्यादा होंगे, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या है, कम ले पाएगा। इसका मतलब है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम हो जाएगी। इसका मतलब है WC वाटर कंटेंट को बढ़ाने पे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ क्यूबिकल मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शैल बी। तो हमें सीमेंट के लिए पूछा गया है, जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करते हैं सीमेंट की, तो उसके अंदर जो क्यूब यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या रहता है। देखिए हमें पता है कि जो सीमेंट का जो क्यूब लेते हैं उसका जो एरिया होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 7.06 सेंटीमीटर का हमें डायमेंशन का हम क्यूब लेंगे। इसका मतलब हो गया 70.6 mm का हम जो कि क्यूब लेंगे। देखिए क्वेश्चन में अगर हमें पूछा होता कि कंक्रीट के लिए बताइए तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन 1, लेकिन सीमेंट के लिए पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 70.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजेनस ट्री इज कॉल्ड। देखिए हमसे पूछा गया है कि कोर जो कि इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट रहता है ट्री का, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम ट्री का पहले। देखिए जो सेंटर रहता है, जो ब्लैक पार्ट रहता है जिसके अंदर ज़्यादा क्रैक्स रहते हैं, इसको हम बोलते हैं पिथ। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा पिथ। हम बाकी की भी देख लेते हैं। जब पिथ से हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो इस एरिया को हम बोलते हैं हार्डवुड। थोड़ा सा अगर हम और बाहर जाते हैं तो इसको बोलते हैं सैपवुड, और अगर हम थोड़ा सा और बाहर जाते हैं तो इस एरिया को बोलते हैं हम कैम्बियम लेयर। तो ये जो अलग अलग जो लेयर्स हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की ओर जाते रहेंगे, ये जो लेयर्स हैं ये भी चेंज होती रहती हैं, और ये डिफाइन करती हैं कि ट्री कितना ओल्ड है। तो हम क्या है कि इन जो सर्कुलर रिंग को देख कर बता सकते हैं कि ट्री कितना पुराना है। और जो आउटर मोस्ट रहती है इसको हम बोलते हैं बार्क। बार्क का जो आउटर पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं डेड बार्क, और इसके जो इनर पार्ट को हम बोलते हैं लाइव बार्क। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ ए पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल। देखिए हमसे पूछा गया है कि जो PVCN नंबर जो होता है वो कितना रिकमेंड किया है पेंट के लिए, जब पेंट प्राइम कोट ऑन मेटल्स हो, यानी कि प्राइम कोट हो और मेटल पे जब किया जाता है तो उसके लिए PVCN नंबर हमसे पूछा गया है। देखिए जो PVCN नंबर होता है वो एक रेशियो होता है V1/V1 + V2, जहाँ V1 होता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट और V2 होता है वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल व्हीकल्स इन पेंट। देखिए जब हम ये रेशियो निकाल लेते हैं हमारे पास एक PVCN की वैल्यू आ जाती है, और इसको हम दिए गए इस टेबल के अंदर कंपेयर करते हैं। देखिए PVCN की एक रेंज दी गई है। अगर PVCN की रेंज 25 to 40 रहती है तो उस जो पेंट है उसको हम यूज़ करते हैं प्राइम कोट ऑन मेटल्स। क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए जो बाकी के जो रेंजेस हैं इनको भी हमें याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाटा को चेंज करके हमसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए। द मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू फॉर बिटुमिनस मिक्सेस फॉर हैवी ट्रैफिक शैल बी। तो हमसे पूछा गया है कि मार्शल स्टेबिलिटी जो वैल्यू कितनी होगी बिटुमिनस मिक्सेस के लिए, हैवी ट्रैफिक जब हो कंडीशन हो तो उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 710 किलो, 810 किलो, 910 किलो और 1010 किलो। तो इसका आंसर है 910 किलो। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इन ए रेगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। हमसे पूछा गया है जो डिफ्लेक्शन होता है डेल वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ई आई 1/EI स्क्वायर और EI का स्क्वायर। देखिए जो भी हम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जो भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला है, ये पूरी टेबल हमें याद रखनी है। इनके एंड स्लोप क्या रहते हैं और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है और मैक्सिमम बेंडिंग क्या रहती है। देखिए हमें डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो डिफ्लेक्शन के अंदर हम ये सारे डिफ्लेक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर है, जो अपॉन के अंदर हमेशा EI आता है, तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/EI के। तो ये जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ टिप ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान लेंथ L कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड Q इज। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कैंटिलीवर बीम है और उसके जो टिप है, फ्री एंड है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और वहाँ पे यूडियल लग रहा है Q का। तो देखते हैं हम। देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा कैंटिलीवर का, जिसके अंदर ऊपर W यूडियल लग रहा हो। हमें क्वेश्चन के अंदर Q यूडियल दिया गया है, तो उसके अंदर ये सारी वैल्यू हमें याद रखनी है कि उसका एंड स्लोप क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है फिक्स एंड पे, वो सब वैल्यूज हमें याद रखनी होती है। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या द फ्री एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा WL⁴/8EI यानी कि QL⁴/8EI, तो ऑप्शन 3 जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rubber bar of length 1.5 meter and 200 mm diameter is stretched along its length by 20 mm by a force of 15 kN. As a result, its diameter is reduced by 2 mm. The Poisson's ratio of the bar material will be। देखिए क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कि लेंथ ऑफ बार L है और डायमीटर इसका जो है 200 mm हमें दिया गया है। इसको स्ट्रेच किया जाता है, लेंथ जो कि डेल्टा L की वैल्यू 20 mm हमें दी गई है, फोर्स हमें P की वैल्यू दी गई है 15 kN, और इससे क्या होता है कि उसका जो डायमीटर है वो 2 mm से कम हो जाता है, यानी कि डेल्टा D की वैल्यू 2 mm दी गई है। पॉइजन्स रेशियो की हमें वैल्यू, जो पॉइजन्स रेशियो म्यू होता है, उसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। देखिए जो पॉइजन्स रेशियो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो इक्वल टू होता है पॉइजन्स रेशियो। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सारी वैल्यू दी गई है L, D, डेल्टा L और D। देखिए जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो ड्यू टू डायमीटर होगा, डायमीटर के अंदर चेंजेस आएंगे, डायमीटर कितना कम हुआ अपॉन ओरिजिनल डायमीटर करेंगे तो हमें लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हम चेंज इन लेंथ करेंगे, उस डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A structure is subjected to a different set of loads and then sum of deflection under each set of loads acting separately is equal to total deflection of the structure due to different set provided loads are within। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर सिंपली पूछा गया है कि जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो अजम्पशन यूज किया जाता है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इलास्टिक लिमिट इंक्लूडिंग बकलिंग, जो कि गलत है, प्रोपोर्शनल लिमिट विदाउट बकलिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जब भी हम सुपरपोजिशन की थ्योरम को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी एक बीम के ऊपर बहुत सारे लोड्स लग रहे हैं और उनकी वजह से अलग अलग डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, तो सारी जो डिफ्लेक्शंस हैं उनका समेशन इक्वल हो जाएगा। इन इंडिविजुअल जो लोड्स हैं इनकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएंगे उनके बराबर हो जाएगा, और ये तभी इस थ्योरम को हम यूज़ कर सकते हैं जब जो इसकी जो लिमिट है वो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हो और उसके अंदर बकलिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rectangular flat length L and width B without its axis parallel to its length at a distance b/2 from its top face is। देखिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी जो लेंथ है वो L है और उसकी जो डेप्थ है वो B दी गई है। यूजुअली हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं BD³/12, उसके अंदर L की जगह B आता है और B की जगह आता है D, तो हम B की जगह L पुट कर देंगे और D की जगह B पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा LB³/10 यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L is subjected to 2-point loads each of magnitude P at a distance L/3 from either support। the maximum bending moment in the beam will be। हमसे maximum bending moment पूछा गया है, पहले हम डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए इस तरह की सिचुएशन दी गई है, लोडिंग 2 लोड लग रहे हैं L/3 डिस्टेंस दोनों जो एंड पे। देखिए इस लोडिंग की वजह से क्या होगा, 2 रिएक्शन जनरेट होंगे जो कि इक्वल होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स है।
सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से दोनों के जो रिएक्शंस आएंगे एंड कंडीशन पे वो उनकी वैल्यू P के बराबर हो जाएगी। और इस पॉइंट पे अगर हम मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये शेयर जो लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस L/3, तो PL/3 इस पॉइंट पे क्या है मोमेंट आ जाएगा। तो अगर हम BMD ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये लीनियरली इंक्रीज होगा और ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा PL3 पे। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है तो मोमेंट जो है बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा और ये सिमेट्रिक होने की वजह से इसका इस तरह से सिमेट्रिक ही बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है बीम के अंदर वो कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा PL/3, आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन हैज़ ए विड्थ 120 mm एंड अ डेप्थ 500 mm। हमें B दिया गया है और हमें D दिया गया है, हमें B और D की वैल्यू दी गई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस एट अ मिड डेप्थ पैरेलल टू इट्स विड्थ विल बी। देखिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है BD³/12। तो हमें B की वैल्यू 120 दी गई है, D की वैल्यू 500 दी गई है। वैल्यूज हम पुट करेंगे BD³/12 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। देखिए इसके अंदर वैल्यूज़ बड़े ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ पे 10⁻7 और 10⁻6 ये माइनर जो है छोटी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो हम कई बार गलत कर देते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉलम ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज पिन्ड एट बोथ एंड्स हैज़ रेडियस ऑफ गायरेशन 150 mm एंड स्लेंडरनेस रेशियो विल बी। देखिए हमें अंदर लेंथ दी गई है कॉलम की और हमें रेडियस ऑफ गायरेशन जो है R दी गई है, तो हमें स्लेंडरनेस रेशियो बताना है। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला रहता है लेमडा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा इज इक्वल टू L/R इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ हमें 1500 दी गई है और जो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन 150 दी गई है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simply spotted beam L is subjected to uniformly distributed load P throughout the span. The rotation at each end will be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि सिंपली स्पॉटेड बीम हमें दिया गया है इस तरह से, और उस पर यूडियल लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे P दी गई है W की जगह, और हमसे पूछा गया है कि रोटेशन क्या होगा। जो वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा, और जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे रोटेशन जो होगा थीटा की वैल्यू, वो एंड स्लोप की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो सिंपली हम इनकी वैल्यू जो है, ये जितने भी इस तरह के जो स्टैंडर्ड जो डायग्राम हैं, जो भी बीम्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं सारी एंड स्लोप की, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये हमें याद रखनी होती है। इस क्वेश्चन से पहले भी 2-3 क्वेश्चन के अंदर हमसे ये डायरेक्ट वैल्यू पूछी जा चुकी है। तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, WL3/24 EI, यानी कि W की जगह P पुट कर देंगे, PL3/24 EI, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ट्रू मेरिडियंस, देखिए ट्रू मेरिडियन के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिया है कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड पोल, और ऑप्शन बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन सी कन्वर्ज नियर इक्वेटर, और नन ऑफ दीज। पहले हम देखते हैं कि मेरिडियंस जो है किस तरह से ड्रॉ होती है। देखिए जो मेरिडियंस होती है, ये मेरिडियंस दी गई हैं, ये सारी की सारी क्या है, इक्वेटर पर इस तरह से मैक्सिमम जो है डिस्टेंस पे रहती हैं, और जो पोल्स रहते हैं, पोल्स पे जाके सारी की सारी एक पॉइंट में मिल जाती हैं, तो इसका मतलब पोल्स पे वो कन्वर्ज होती हैं। तो ऑप्शन 1 जो करेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी मेरिडियन हैं जो ट्रू मेरिडियन है, जो कन्वर्ज होती हैं पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेरिकल एब्रेशन इन अ टेलीस्कोप। देखिए स्पेरिकल एब्रेशन की एब्सेंस अगर होती है किसी भी टेलीस्कोप में, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एक्रोमेशन, क्रोमिटेशन, एप्लानेशन और एब्लेशन। तो पहले हम देखते हैं कि स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है। देखिए स्पेरिकल एब्रेशन का मतलब ये है, जब हम किसी लेंस से कोई भी लाइट की जो पैरेलल रेज पास होती हैं, वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक रेज हैं वो पहले कन्वर्ज होती हैं, और कुछ एक रेज हैं इस पॉइंट के बाद जाके कन्वर्ज होती हैं। तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती हैं, तो हमें जो इमेज मिलती है वो थोड़ी ब्लर्ड मिलती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती है किसी भी लेंस में, उसको बोलते हैं स्पेरिकल एब्रेशन। और अगर कोई भी एक सिंगल लाइट अगर किसी लेंस से पास होती है और वो अलग अलग कलर्स के अंदर जो है बढ़ जाती है आगे जाके लेंस को क्रॉस करने के बाद, इस तरह के एब्रेशन को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरह का स्पेरिकल एब्रेशन कहीं पे अगर नहीं होता है तो इस तरह के टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं। तो इस तरह के टेलीस्कोप को बोलते हैं एप्लेनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
3। और अगर क्रोमेटिक एब्रेशन एब्सेंस होता है तो उसे बोलते हैं अक्रोमेशन, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व। देखिए पॉइंट ऑफ कर्व जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है उसके अंदर पॉइंट ऑफ कर्व को क्या बोलते हैं और उसको और क्या बोल सकते हैं, ऑप्शंस देंगे हैं। पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल ऑफ दीज। पहले हम देखते हैं कि सिंपल सर्कुलर कर्व में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। जो इसका जो एंड पॉइंट रहता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो एंगल होता है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंटरसेक्शन एंगल डेल्टा। और ये जो एंगल होता है डेल्टा बाई 2 और इधर भी डेल्टा बाई 2 जो होता है वो हो जाता है। और जो ये बोलते हैं इसको, ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट या फिर मिडल ऑर्डिनेट। और जो एक्सटर्नल जो ये वैल्यू रहती है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस। और जो ये जो लेंथ होती है ये होती है लॉन्ग कॉर्ड। तो ये सब जो है हमें याद रखना है। ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ कर्व, तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क एक साथ हम कौन सी सर्वे में कर सकते हैं। ऑप्शन देंगे कंपास सर्वे, तो ये गलत है। चेन सर्वे ये भी गलत है। और लेवलिंग ये भी गलत है। प्लेन टेबलिंग ये करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट इन डिफरेंशियल लेवलिंग। तो हमें डिफरेंशियल लेवलिंग के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी रेसिप्रोकल मेजरमेंट इन डिफरेंशियल लेवलिंग के अंदर हम कौन कौन सी एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन कौन सी एरर को हटा सकते हैं। तो हमें दो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। देखिए अर्थ के कर्वेचर को हम रेसिप्रोकल मेजरमेंट जो डिफरेंशियल लेवलिंग है उससे हटा सकते हैं। और एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसे भी हम हटा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, हमें लाइन ए बी की बियरिंग दी गई है एंड बी सी की बियरिंग दी गई है, क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी देन मेजर द इंटीरियर एंगल। देखिए हमें कोई भी ए बी सी लाइन दी गई है, इसमें ए बी की बियरिंग दी गई है और बी सी की हमें बियरिंग दी गई है। तो हमें बताना है कि एंगल बी जो होगा, इंटरनल एंगल बी, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ से क्या 60 डिग्री और 30 मिनट का एंगल दिया गया है और इधर बी पे 122 डिग्री का एंगल हमें दिया गया है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमें क्या है बस इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो इन दोनों का समेशन करेंगे तो इंटरनल एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये टोटल जो स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगी। ये जो एंगल है उसमें से ये एंगल हमें दिया गया 122, तो 180 में से हम 122 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। इसके अंदर 60 डिग्री 30 मिनट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो इंटरनल वैल्यू है वो आ जाएगी, वो हो जाएगी 118 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटूर लाइन्स मर्ज और क्रॉस वन अनदर ऑन द मैप इन केस। देखिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कब करती हैं और मर्ज जब करती हैं, इन ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो कौन से केस के अंदर ऐसा होता है। तो वर्टिकल सरफेस जो रहती है उसके अंदर दोनों लाइनें मर्ज करती हैं, ओवरहैंग के अंदर क्रॉस करती हैं, केव के अंदर भी क्रॉस करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर इफ इट इज़ ओरिजिनली टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है कि थियोडोलाइट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो पहले देखते हैं कि क्या है। देखिए ये वर्टिकल सर्कल रहता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल रहता है। अगर किसी भी वर्टिकल सर्कल के इस तरह से हम टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं, इधर से पहले ऑब्जर्वर व्यू करता है और इधर ऑब्जेक्टिव ग्लास रहता है। और अगर हम इसको टर्न कर दें, यानी कि ऑब्जर्वर इधर से देखे और इधर ऑब्जेक्टिव ग्लास हो, तो इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं फेस चेंजिंग। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इसको रोटेट करते हैं तो इसे बोलते हैं स्विंगिंग। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टिकल सर्कल जो है फर्स्ट टाइम अगर इधर से हम देखेंगे तो हमारे लेफ्ट में होगा, और अगर इसको रोटेट करेंगे तो अगर हम इधर से देखेंगे तो जो वर्टिकल सर्कल होगा हमारे लेफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं चेंजिंग फेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। तो हमें क्रॉस हेयर के बारे में बताना है। तो पहले हम क्रॉस हेयर कहाँ टेलीस्कोप में जो यूज आते हैं हम देखते हैं इस इमेज के अंदर। देखिए इधर ऑब्जेक्टिव ग्लास रहता है,
इधर कोई ऑब्जेक्ट रहती है, इधर हमारी आई रहती है, तो इसको हम आई पीस बोलते हैं। जब हम इधर से देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस हेयर्स रहते हैं जो कि आई पीस के पास में रहते हैं। तो हम अभी ऑप्शंस देखते हैं। जो क्रॉस हेयर रहते हैं सर्वेइंग टेलीस्कोप के अंदर वो फिट होते हैं एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के सेंटर में वो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन द ऑब्जेक्टिव ग्लास में भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इन द फ्रंट ऑफ आई पीस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एनीवेयर बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो ये गलत है क्योंकि जो क्रॉस हेयर्स हैं वो आई पीस के पास में ही रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इज यूज फॉर, देखिए सेंटर लाइन मेथड के बारे में हमें बताना है कहाँ कहाँ यूज आती है। ऑक्टागोनल बिल्डिंग के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, हेक्सागोनल बिल्डिंग के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर बिल्डिंग के अंदर उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ डीपीसी डैम प्रूफ क्रॉस इज डन, देखिए हम डीपीसी का जो मेजरमेंट करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया है। तो डीपीसी का मेजरमेंट हम करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आइटम्स आर मेजर्ड इन केजी, देखिए हमें बताना है कि इन सब में केजी के अंदर हम कौन सा आइटम मेजर करते हैं। ऑप्शन हमें दी गए हैं। एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग, मेटल वायर की नेटिंग जो करते हैं वो, जो माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क, माइल्ड स्टील ग्रिल प्रोवाइडेड इन द रूफ ओवर कोर्टयार्ड या रोलिंग शटर्स। देखिए हमें पता है कि जब हम कोई भी रीइंफोर्समेंट लेके आते हैं तो वो केजी के हिसाब से लेते हैं या फिर उसको टन्स के टन, जबकि 1000 केजी इक्वल टू 1 टन रहता है, तो उसके अंदर हम उसको खरीद के लेके आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल a revised estimate is prepared if the sanctioned estimate exceeds, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर प्राइस के अंदर लेवल के अंदर कितना चेंज हो ताकि हमें ये एस्टिमेट को फिर से रिवाइज करना पड़े। तो अगर हम प्राइस लेवल के अंदर 5% या उससे ज़्यादा के चेंजेस आते हैं तो हमें जो है एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 1 to 4 पर मेसन पर डे, तो हमसे पूछा गया है कि एक दिन के अंदर प्रतिदिन मेसन का जो है 1 to 4 टाइप का जो M15 जो है टाइप का अगर हम कोई कंक्रीट यूज़ करते हैं तो पर डे एक मेसन कितना काम कर सकता है, तो उसका एक्सपेक्टेड जो है आउट टर्न कितना होगा। तो इसके लिए हम टेबल देखते हैं कि कंक्रीट वर्क के लिए, सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए क्या रहता है। देखिए लाइम सीमेंट कंक्रीट अगर फाउंडेशन या फ्लोर के अंदर यूज़ करते हैं तो वर्क डन कितना रहता है पर डे पर मेसन होता है 8.5 क्यूबिक मीटर। लाइम कंक्रीट रूफ टेरेसिंग के लिए यूज़ करते हैं तो 6 क्यूबिक मीटर। 1 to 4 सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए रहता है 4 क्यूबिक मीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आरसीसी वर्क के लिए 3 क्यूबिक मीटर और 5 है 2.5 थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए 7.5 क्यूब, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये सारे जो हैं कंक्रीट वर्क और उनके वर्क डन पर मेसन हमें याद रखने हैं। ये सीमेंट कंक्रीट के लिए है, बाकी मटेरियल के लिए जो है इनकी वैल्यूज अलग होती है, तो हमें सारी वैल्यूज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्स्ट्राइन सॉइल आर सॉइल, देखिए हमें पूछा गया है कि जो लैक्स्ट्राइन जो है सरोवर की जो मिट्टी है वो जो मिट्टी है कहाँ जमा होती है, कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। डिपॉजिटेड एट लेक बेड्स, डिपॉजिटेड इन सी बेड्स, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स, ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम। देखिए लैक्स्ट्राइन जो सॉइल है, इसका लैक्स्ट्राइन से हमें पता चल रहा है कि ये लेक के अंदर जो लेक बेड है उसके अंदर डिपॉजिट होगी, और जो सरोवर है वो झील के अंदर ही जमा होगी जो मिट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉइड्स इज नोन एज, तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर एयर वॉइड्स को अगर हम डिवाइड करें टोटल जो है वॉइड से, टोटल जो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स है उससे हम डिवाइड करें तो उसे क्या बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले का हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शंस देंगे पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंटेज वॉइड और परसेंटेज एयर वॉइड, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर कंटेंट। तो इसका मतलब है एयर कंटेंट इज इक्वल टू एयर वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉइड्स, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस ऑफ द सॉइल इन परसेंटेज, देखिए हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसकी जो रेंज रहती है
तो वो उसके बारे में बताना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज क्या रहती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 भी हो सकती है जो रहती है ड्राई कंडीशन के लिए, और जो इसकी वैल्यू 100 भी हो सकती है जो रहता है फुली जो सैचुरेटेड सॉइल रहती है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी ऑफ 22। देखिए हमें गामा बी जो दिया गया है एंड वाटर कंटेंट दिया गया है W 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, हमें ड्राई डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहता है कि बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी इंटू 1 + W/100, या W परसेंटेज के अंदर हम पुट करेंगे। देखिए हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ड्राई डेंसिटी कितनी होती है, तो हम ड्राई डेंसिटी को इधर ले जाएंगे और बल्क डेंसिटी को डिवाइड कर देंगे 1 + W/100 से। तो W की वैल्यू हमें 10 दी गई है, तो ये हो जाएगा 0.1। तो 1 + 0.1 इज इक्वल टू 1.1। 22 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो हमें पिक्नोमीटर के बारे में पूछा गया है कि वो किस काम में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हमें दिए हैं वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी को जो डिटरमाइन करने में, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, या फिर वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए जो पिक्नोमीटर है वो हम यूज़ करते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है द मिनिमम वाटर कंटेंट in a soil at which soil just begun to crumble when rolled into threads of 3 mm in diameter is known as। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मिनिमम वाटर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे जब क्या है कि किसी भी सॉइल को हम ऐसे किसी भी स्मॉल 3 mm डायमीटर के थ्रेड के अंदर उसको हम रोल करते हैं और वो 3 mm के रोल करने के बाद जस्ट बिगन हो जाए, जस्ट टूटना शुरू हो जाए, वो 3 mm का जो व्यास का जो धागा है वो टूटना शुरू हो जाए, तो इस तरह के जो वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक लिमिट। देखिए प्लास्टिक लिमिट को जो हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, हम कोई भी सॉइल को अपने हाथ में लेते हैं और उसको इस तरह से रोल करना शुरू करते हैं कि जब उसका 3 mm व्यास का डायमीटर का कोई भी थ्रेड बच जाए और वो क्रम्बल होना, वो टूटना शुरू हो जाए, तो उस वाटर कंटेंट को, मिनिमम वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर अ गिवन लोड अ क्ले लेयर अटेन्स 25% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमें 25 दिया गया है, 200 दिन हमें टाइम दिया गया है। द टाइम देन बाय सेम डे द लेयर टू अटेन 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए हमसे पूछा गया है कि 25% कंसोलिडेशन के लिए 200 दिन का टाइम लगता है, तो 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहता है। देखिए TV इज इक्वल टू CV इंटू T/D²। देखिए ये टाइम फैक्टर रहता है और CV जो रहता है कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन रहता है। सेम अगर हम क्ले यूज़ करते हैं तो CV की वैल्यू क्या होगी, सेम रह जाएगी दोनों के लिए। और जो TV का एक और फॉर्मूला रहता है, अगर जो कंसोलिडेशन है 50% से अगर कम रहता है तो TV इज इक्वल टू π/4 U² रहता है। देखिए अब हम देखिए इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम इक्वल करेंगे तो इसमें ये होगा कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा U² के। इसका मतलब T1/T2 को हम लिख सकते हैं U1² U2²। यहाँ पे जो U1 और U2 है वो परसेंटेज कंसोलिडेशन है। जो T1 और T2 है, T1 हमें टाइम दिया गया है 200 दिन और T2 हमें निकालना है जिसको हम T बोल देंगे। तो अगर बाकी सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 800 दिन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 50% कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 800 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है सॉइल की। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, कोई भी जो है चेंजेस नहीं आते टेम्परेचर के साथ, या फिर नन ऑफ हो। देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो विस्कोसिटी के। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। इसका मतलब ये हुआ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी लिक्विड है उसको जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। अगर विस्कोसिटी जो उसकी कम होगी, जो उसके अंदर लेयर्स के अंदर फ्रिक्शन अगर कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, विस्कोसिटी कम होगी, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ जो परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वो भी इंक्रीज होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो CV रहता है उसको किस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि CV, देखिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था TV = CV T/H²। इसका मतलब है कि ये जो टाइम फैक्टर है इसकी कैलकुलेशन के अंदर हम CV को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेस इन सॉइल, टोटल सेटलमेंट, टाइम, रेट ऑफ द सेटलमेंट और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन situ वेन शेयर टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ। तो वेन शेयर टेस्ट को हम किस काम में लेते हैं, क्या डिटरमाइन करने के काम लेते हैं, वो है शेयर स्ट्रेंथ। और वो किस टाइप की जो सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, नॉन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल, सैंडी सॉइल या सिल्टी सॉइल। देखिए ये कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली सिल्टी सॉइल के लिए, लेकिन जो लूज क्ले है उसके में अंदर भी काम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट B इज। देखिए हमारे सैचुरेटेड सॉइल के लिए स्कैम्पटन पोर प्रेशर B की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए जो B होता है इसका फॉर्मूला आता है B = डेल्टा U/डेल्टा सिग्मा 3। यहाँ पे डेल्टा U पोर वाटर प्रेशर रहता है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सैचुरेटेड सॉइल है, अगर सैचुरेटेड सॉइल रहेगी तो डेल्टा सिग्मा 3 की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी डेल्टा U के। तो इसका B की वैल्यू आ जाएगी =1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा होता है कि फुली ड्राई सॉइल है तो डेल्टा U की वैल्यू हो जाती है 0, तो B की वैल्यू भी हो जाती है 0। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन 1। लेकिन क्वेश्चन में सैचुरेटेड सॉइल के बारे में पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स अपॉन। हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बताना है कि वो किस किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है, पार्टिकल की शेप पे डिपेंड करती है, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल उस पर भी डिपेंड करती है, ऑल ऑफ अबव पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लेट लोड टेस्ट डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी इफ सॉइल इज सैंड, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बताना है, जो सॉइल है वो सैंड है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज ऑप्शन में दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग। विड्थ ऑफ द फुटिंग पर डिपेंड नहीं करता है, विड्थ ऑफ फुटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ ऑफ फुटिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लेट लोड टेस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के लिए क्या रहता है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी सॉइल है वो क्ले सॉइल है तो जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी होगी कोई भी फाउंडेशन की वो इक्वल हो जाएगी। जो प्लेट जो हम टेस्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है तो वो और जो फाउंडेशन है उनकी बेयरिंग कैपेसिटी हमेशा इक्वल रहेगी अगर सॉइल क्ले है। अगर हमारे पास जो सॉइल है वो सैंडी है, सैंडी सॉइल के अंदर क्या रहता है कि जो फाउंडेशन की जो बेयरिंग कैपेसिटी रहती है वो इक्वल होती है जो प्लेट की बेयरिंग कैपेसिटी है मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द फाउंडेशन अपॉन जो विड्थ ऑफ द प्लेट, जो टेस्टिंग के अंदर प्लेट यूज़ की है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बेयरिंग कैपेसिटी होगी फाउंडेशन की वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी जो विड्थ है फुटिंग की वो। तो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद। तो हाइड्रोलॉजी जो विज्ञान है वो किससे संबंधित है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर या सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। देखिए हाइड्रोलॉजी के अंदर हम पूरा स्टडी करते हैं, वेल्स को स्टडी करते हैं और सरफेस वाटर को भी, हम रिवर्स को भी स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रेन गेजेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरियाज। देखिए रिमोट एरियाज, इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहाँ पे कौन से टाइप का रेन गेज हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोटिंग टाइप, ट्रिपिंग बकेट टाइप, वेइंग टाइप या साइमंस रेन गेज। देखिए साइमंस रेन गेज जो है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है और जो बाकी के रेन गेजेस हैं ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिपिंग बकेट टाइप। देखिए टिपिंग बकेट टाइप जो रेन गेज है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, इसके अंदर क्या होता है, फनल के अंदर से ऊपर जैसे ही सारा रेन कलेक्ट होता है तो यहाँ पे जो बकेट जिसके अंदर कलेक्ट होता है ये जो है पूरी फिल होते ही टर्न ले लेती है और सारा जो वाटर है वो मेजरिंग जार के अंदर फिल हो जाता है। जैसे ही टर्न लेती है तो यहाँ पे एक
स्टॉपर भी लगा रहता है और ये काउंट भी करता रहता है साथ साथ कि कितनी बार बकेट फिल हो चुकी है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीडिंग जो है आती रहती है कि कितना जो वॉल्यूम कलेक्ट हो गया है। तो और हम ये डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रन ऑफ इंक्रीजेज विद, देखिए रन ऑफ के बारे में हमसे पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। अगर इंटेंसिटी रेन की अगर इंक्रीज होगी तो रन ऑफ भी इंक्रीज होगा। तो ये जो है ये सही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी रन ऑफ में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्प्रिंकलर्स इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर, देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो सुटेबल है। ऑप्शन देंगे हैं वाटर टेबल इज लो, द सॉइल इज having low permeability, the crops to be grown have deep roots, the land gradient is steep and soil is easily eroded। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम तब यूज़ करते हैं जब जो सॉइल जो दी गई है या तो वहाँ पे इस तरह से कोई स्लोप हो और उसके ऊपर क्रॉप्स लगाई गई हो। अगर हम कन्वेंशनल वे से वहाँ पे पानी लगाएंगे तो सारा पानी क्या है कि इस तरह से स्लोप होने की वजह से सारा पानी क्या है नीचे आ जाएगा, उस क्रॉप को वाटर जो है नहीं मिल पाएगा। और इस तरह की जब कंडीशन होती है तो हम स्प्रिंकलर्स यूज़ करते हैं ताकि पानी थोड़ा सा आए और सारा का सारा पानी नीचे ज़मीन के अंदर चला रूट्स के अंदर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट द क्रॉप इज़ कॉल्ड, देखिए जब हम किसी क्रॉप को प्लांट करते हैं और उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। देखिए किसी भी क्रॉप को हम लगाएंगे और किसी भी क्रॉप को काटेंगे तो ये पूरा खेल जो क्रॉप का है तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉप पीरियड। अगर ऑप्शन 2 अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग यानी कि तो ये पूरा खेल जो कि पानी लगाने का है यानी कि तो ये पूरा जो होगा बेस पीरियड। तो इस अगर हमसे पूछा जाता फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग को हम क्या बोलते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा बेस पीरियड। और जो क्रॉप की प्लांटिंग है क्रॉप सोइंग से लेके क्रॉप हार्वेस्टिंग तो उसका आंसर हो जाएगा क्रॉप पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 8.64 सेंटीमीटर ऑन द फील्ड ओवर अ बेस पीरियड ऑफ 10 days देन द ड्यूटी इज, देखिए हमसे ड्यूटी पूछा गया है, हमसे बेस पीरियड बी की वैल्यू हमें दी गई है और हमसे डेप्थ जो कि डेल्टा हमें जो दिया गया है, हमसे ड्यूटी डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। ये ड्यूटी का फॉर्मूला रहता है 8.64 बी अपॉन डेल्टा। देखिए जो ड्यूटी रहती है उसका यहाँ पे जो यूनिट रहती है वो रहती है हेक्टेयर पर क्यूमेक। बी जो होता है उसकी जो यूनिट रहती है डेज और डेल्टा की जो यूनिट रहती है वो रहती है मीटर के अंदर। हमें क्वेश्चन के अंदर डेल्टा सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको हम जो है मीटर के अंदर इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर जो 100 से डिवाइड करके। और हमसे क्या है बी की वैल्यू हमें 10 days दी गई है तो हम सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा की ड्यूटी की वैल्यू आ जाएगी 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर ए राइस क्रॉप इज, देखिए हमें राइस क्रॉप के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर कोर वाटरिंग की डेप्थ कितनी होती है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जो राइस के लिए वैल्यू होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर। और हमें कभी वीट के लिए पूछ लिया जाए, गेहूं के लिए पूछ लिया जाए तो उसका होता है 13.5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया राइस के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सीरियल क्रॉप द मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड मेथड ऑफ इरीगेशन, तो मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड मेथड फॉर इरीगेशन जो सीरियल क्रॉप के लिए पूछा गया है। देखिए सीरियल क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर जो है प्रॉपर बाउंड्री हमें देनी पड़ती है, पूरा चेक देना पड़ता है कि कहीं जो वाटर है इधर उधर नहीं निकल जाए। तो पूरा इरीगेशन को प्रॉपरली हमें देखना पड़ता है, फ्री फ्लडिंग नहीं कर सकते हैं। और पानी की जो है वो हमें सीरियल क्रॉप के लिए जो ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए जो सूटेबल होगा ऑप्शंस में थे वो होगा चेक मेथड। स्प्रिंकल मेथड नहीं हो सकता, फ्यूरो मेथड भी हम इसके लिए सीरियल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, चेक मेथड हम यूज़ करते हैं सीरियल क्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लड डिस्चार्ज क्यू इन क्यूमेक अकॉर्डिंग टू डिकन्स फार्मूला इज गिवन बाय, देखिए डिकन्स के अकॉर्डिंग जो है डिस्चार्ज जो फ्लड डिस्चार्ज फार्मूला क्यू है उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए आपको हम कई बार कन्फ्यूजन होते हैं कि डिकन्स फार्मूला और राइस फार्मूला है जो RIVES। तो राइस फार्मूला और डिकन्स फार्मूला के अंदर हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए जो डिकन्स है इसके अंदर कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, मतलब 3 + 7 3 + 4 = 7 होगा। CA की पावर 3/4
4 होगी, यानी कि 7, 3 + 4 7 हो गया, यानी कि 3/4 होगी। अगर हमें राइस का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो वहाँ पे a की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, राइस के अंदर 5 लेटर हैं तो 2/3, यानी 2 और 3 कितने 5 होते हैं, तो CA की पावर 2/3। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन बाय द सब सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जो सॉइल के अंदर वाटर रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए किसी भी सॉइल के ऊपर से बारिश हुई तो क्या होगा, ग्रेविटी एक्शन के कारण कुछ एक वाटर क्या है जो वाटर टेबल के अंदर जाके जो कि मिल जाएगा, और जो वाटर जो ग्रेविटी एक्शन के कारण चला जाता है नीचे तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड, और जो वाटर जो सॉइल के अंदर रह जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। और इन दोनों का जो समेशन रहता है स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन का, उसको टोटल अब सम करें तो उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो ये फॉर्मूला है, ये इसको भी हमें याद रखना है। तो जो वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो रह जाता है सब सॉइल के अंदर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसको रह जाता है यानी कि वो वाटर क्या होता है, रिटेन हो जाता है। तो रिटेन के लिए हो जाएगा स्पेसिफिक रिटेंशन, तो वो पानी रुक जाता है सॉइल के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If D is the depth of the aquifer through which water is flowing, then the relationship between the permeability K and transmissibility T is given by। देखिए हमें ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है T = K × D। जो D होती है वो डेप्थ ऑफ एक्वीफर होती है जहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, और K रहता है परमेबिलिटी रहती है सॉइल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द सिल्ट स्पॉटिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है लेसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग सिल्ट स्पॉटिंग जो एडीज होती है वो कहाँ से, कौन से साइड से जनरेट होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बॉटम ऑफ द चैनल, साइड्स ऑफ द चैनल, बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ द चैनल, नन ऑफ वो। देखते हैं हम लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए कैनेडीज क्या बोलता है कि जो एडीज जो जनरेट होती है वो बॉटम से होती है, लेकिन बाद में लेसी ने कहा कि नहीं, एडीज जो है बॉटम के साथ साथ साइड से भी जनरेट होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉटम एज वेल एज साइड स्लोप, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज m, देन द लेसी सिल्ट फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेसी सिल्ट फैक्टर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब पार्टिकल साइज जो है हमें mm दिया गया है, तो हम देखते हैं कि f जो लेसी के अकॉर्डिंग f = 1.76 √d mm रहता है। यहाँ पे जो d है वो सिल्ट पार्टिकल का जो हमें साइज़ दिया गया है, एवरेज साइज दिया गया है, और क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू दी गई है हमें mm होगी। तो m की पावर क्या हो जाएगा, √ है तो 2, तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा f जो कि सिल्ट फैक्टर है। तो f = प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर 1/2, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ ए लाइन कैनाल एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI NBS इज। तो हमें पूछा गया है लाइन कैनाल की जो रिकमेंडेड शेप है वो कौन सी होनी चाहिए। ऑप्शन दिए सेमी सर्कुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल और इलिप्टिकल। तो हमें पता है कि जो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं ट्रेपेजॉइडल, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द हीराकुंड रिजर्वर। देखिए हीराकुंड रिजर्वर के बारे में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो पहले हम देखते हैं हीराकुंड रिजर्वर के बारे में। देखिए हीराकुंड रिजर्वर है, उसकी इमेज मैंने दे रखी है यहाँ पे। ये जो डैम है ये क्या है कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ये हमें याद रखना है। और इसकी जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेट 4.8 किलोमीटर। और ये जो है ये महानदी जो है संबलपुर उड़ीसा के अंदर, ये उड़ीसा के अंदर बना हुआ डैम है महानदी रिवर के ऊपर। और इसका कंस्ट्रक्शन 1947 को शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1957 को। देखिए ये बहुत बड़ा डैम है, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। हम अभी ऑप्शंस देखते हैं। जो हीराकुंड डैम है रिजर्वर फॉर इरिगेशन एंड पावर, तो ये इरिगेशन में भी काम आता है, ये पावर में भी काम आता है। रिजर्वर फॉर रिक्रिएशन एंड फिशरीज, देखिए ये एक ऑप्शन गलत है। रिजर्वर फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, ये इन काम में भी आता है। रिजर्वर फॉर फ्लड कंट्रोल, पावर एंड इरिगेशन, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डीपली reinforced rectangular beam, bending stress induced is compression concrete and tension
जो स्टील है आर सिग्मा CB एंड सिग्मा ST रिस्पेक्टिवली। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज KD where D is effective depth from top compression phase. The modulus ratio is M. Which one of the following represents correct combination इन अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। देखिए हमें अंडर रीइंफोर्समेंट जो रीइंफोर्स्ड बीम है उसके बारे में पूछा गया है और M की वैल्यू दी गई है, यानी कि ये बात कर रहा है WSM के बारे में। तो हम देखते हैं किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। देखिए जो इस तरह से स्ट्रेन जो है वो लीनियरली वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ। तो लेबर आर्म जो इसकी वैल्यू हमें दी गई है, डेप्थ की जो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हमें D दी गई है और KD जो हमें बोला गया है कि जो कंप्रेशन फाइबर है उसकी न्यूट्रल एक्सिस से जो डेप्थ है वो KD है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये पोर्शन हो जाएगा D = D माइनस KD के बराबर हो जाएगा ये। और अभी ये दोनों जो ट्रायंगल जो यहाँ बन रहे हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे एप्सिलॉन E है और एप्सिलॉन S है, ये स्ट्रेन की वैल्यू दी गई है कंक्रीट के अंदर एप्सिलॉन C और स्टील के अंदर एप्सिलॉन S। तो एप्सिलॉन C/एप्सिलॉन S करेंगे तो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन जो C है ये हो जाएगा और इसको एप्सिलॉन S से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर लेंगे। तो हम इसकी वैल्यू पूछ करेंगे KD/D माइनस KD। तो यहाँ पे D है जो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन E/एप्सिलॉन N आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा K/1 - K। तो जो एप्सिलॉन जो है यानी कि स्ट्रेन जो होता है किसी कंक्रीट के अंदर, जो उसको हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेस होगा कंक्रीट के अंदर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द कंक्रीट। तो इसी तरह से हम स्टील को भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील। तो हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे और जो है उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मॉडुलस रेशियो M है। मॉडुलस रेशियो रहता है कि ES/EC जो रहता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस रेशियो। तो ES/EC की जगह हम M पुट कर देंगे और M को हम जो है इस डायरेक्ट इधर ले आएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लिमिट स्टेट मेथड द मैक्सिमम स्ट्रेन अलाउड इन कंप्रेशन कंक्रीट बीम एज पर IS कोड इज। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन अलाउड इन कंप्रेशन कंक्रीट, कंप्रेशन कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना अलाउड रहता है। तो हम देखते हैं क्या रहता है। देखिए अगर कोई कंडीशन हो फ्लैक्चर और बेंडिंग तो मैक्सिमम अलाउड जो है स्ट्रेन होगा कंक्रीट के अंदर वो होगा कंप्रेशन कंक्रीट के अंदर 0.0035। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए हमें बाकी की वैल्यू याद रखनी है। एक्सियल कंप्रेशन अगर होता है कंक्रीट के अंदर तो उसके लिए जो लिमिट होती है वो होती है 0.002। और अगर एक्सियल कंप्रेशन के साथ साथ फ्लेक्सुरल बेंडिंग भी हो, दोनों एक साथ लग रहे हों, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा 0.0035 माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है और बाकी की वैल्यू को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In order to control the deflection of a continuous beam, the allowed limit of span to effective depth ratio। देखिए हम एक डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी कंटिन्यूस बीम के अंदर हमसे पूछा गया है कि देखिए लिमिटेड स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ पूछा गया है, यानी कि L/D जो है इसका जो रेशियो है उसकी वैल्यू हमें पूछी गई है कंटिन्यूस बीम के लिए कितनी होती है। तो हम देखते हैं। देखिए कोड क्या बोलता है कि अगर कोई भी स्पान है जो 10 मीटर से छोटा स्पान है तो जो उसके अंदर इफेक्टिव जो उसका जो स्पान है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ है उसका जो रेशियो होगा कैंटिलीवर के लिए 7 होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 वैल्यू होगी L/D की, और कंटिन्यूस जो बीम होगा उसके लिए जो L/D की वैल्यू होगी वो 26 होगी। हमें क्वेश्चन में जो है कंटिन्यूस बीम के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। तो बाकी की वैल्यू भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ लोड टेस्ट फ्लेक्सुरल मेंबर द लोड टू बी प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर एज पर IS कोड। देखिए IS कोड के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है किसी भी फ्लेक्चर मेंबर में जब हम लोड टेस्ट करते हैं तो जो है लोड टेस्ट के लिए तो उसमें लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं फुल डेड लोड, फुल डेड लोड प्लस फुल लाइव लोड, फुल डेड लोड प्लस 0.4 लाइव लोड, फुल डेड लोड प्लस 1.25 लाइव लोड। देखिए हम देखते हैं कि कोड क्या बोलता है। देखिए कोड क्या बोलता है कि द स्ट्रक्चर शुड बी सब्जेक्टेड टू ए लोड इक्वल टू फुल डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर प्लस 1.25 टाइम्स द imposed load for the period of 24 hour and then
द इम्पोज्ड लोड शैल बी रिमूव। देखिए कोड बोलता है कि फुल जो डेड लोड है और 1.25 लाइव लोड को हम इम्पोज लोड को लाइव लोड भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये जो प्रोविजन है हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विड्थ ऑफ आरसी रेक्टेंगुलर बीम इज 205 mm, स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइडेड इज 435 mm, FY हमें 410 जो है मेगा पास्कल हमें दिया गया है। इफ़ shear कैपेसिटी of a RC beam is more than shear force at a section, the minimum quantity of the stirrups to be provided as per the caudal provision। देखिए हमें caudal provision के अकॉर्डिंग हमें ये पूछा गया है कि मिनिमम क्वांटिटी हमें जो है मिनिमम क्वांटिटी यानी कि एरिया बताना है कि ASV की वैल्यू कितनी होगी। और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम, यानी कि हमें B की वैल्यू दी गई है कि उसका विड्थ कितनी होगी 205 mm, और वर्टिकल स्टीरअप्स इज हमें स्पेसिंग दी गई है, S की वैल्यू होगी 435 mm, FY की वैल्यू हमें दी गई है RCB में के अंदर, तो हमें ASV की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि मिनिमम क्वांटिटी अगर निकालनी हो हमें यानी कि ASV की निकालनी हो तो फॉर्मूला रहता है ASV अपॉन B.SV इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 8.8 FY। देखिए हमें ASV निकालना है तो बाकी की जो क्वांटिटी हम उसको दूसरी साइड भेज देंगे, तो ASV हो जाएगा 0.4 B.SV अपॉन 0.8785। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ASV की वैल्यू आ जाएगी 100 mm²। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ प्लेन बार इन अ टेंशन अलाउड limit for design bond stress is 1.5 megapascal. If the bar is replaced by deformed bar, then the corresponding bond stress will be। देखिए हमें क्या है, लिमिट स्टेट के अंदर दिया गया है कि एक बार है जो कि टेंशन के अंदर है और उसका जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो 1.5 हम मेगापास्कल हमें दिया गया है। तो ये जो पहले प्लेन बार दी गई है, अब हमसे पूछा गया है कि बार को रिप्लेस करके हम डिफॉर्म बार हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेस कितना हुआ। देखिए हमें पता है कि जब भी हम डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो 60% इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर तो जो हमें BD दिया गया है प्लेन बार के लिए वो है 1.5, तो अगर डिफॉर्म बार के लिए हमसे पूछा गया है तो 60% इंक्रीज़ करके हमें यानी कि 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2.4 मेगापास्कल यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिक्वायर्ड IS कोड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फॉर ए स्ट्रक्चर इज। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के अंदर हम कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, तो हमें पता होने चाहिए जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो कोड्स हैं उन सब का बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किस काम में आता है। तो जो ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। देखिए IS 1641 है जो फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग के जो काम में आता है। IS 1566 जो है स्पेसिफिकेशन फॉर प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स फैब्रिक फॉर कंक्रीट इन्फोर्समेंट के काम में आता है। IS 1893 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। और IS 1904 जो है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन इन सॉइल्स, तो ये फाउंडेशन में काम में आता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। IS 1893 है जो काम में आता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ रिटेनिंग वॉल। तो फाउंडेशन की जो डेप्थ है उसको कौन सा फॉर्मूला इनमें से जो है वो सही, उसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो होगी, क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए फाउंडेशन की जो डेप्थ जो रिटेनिंग वॉल के लिए कहाँ यूज आती है। देखिए इस तरह से कोई रिटेनिंग वॉल है तो ये ग्राउंड जो लेवल दिया गया है, तो रिटेनिंग वॉल का अगर हम इतना ही बनाएंगे तो इस जो है सॉइल एक्टिव सॉइल प्रेशर की वजह से जो रिटेनिंग वॉल है वो इस साइड के अंदर टर्न कर जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इस साइड के अंदर एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से एक्टिव फोर्स को जो है उसको ये फाउंडेशन क्या है कि उसको रिटेन करेगा। तो इस तरह से हमें बताना है कि ये जो DF की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है Q/γ 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए RC कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू डाउनवर्ड लोड टेंशन इन्फोर्समेंट नीड्स बी प्रोवाइडेड 8। देखिए हमें RC कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा गया है और सब्जेक्टेड टू ए डाउनवर्ड लोड दिया गया है, टेंशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड 8।
देखिए कैंटिलीवर के बारे बीम के बारे में पूछा गया तो हम देखते हैं। देखिए इस तरह से कोई कैंटिलीवर बीम है और इस तरह से सिंपली स्पॉटेड बीम है। सिंपली स्पॉटेड बीम जो है उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उसके अंदर जो बॉटम फाइबर है उसमें टेंशन आता है, और कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन इस तरह से होता है, यानी कि उसके अंदर जो टॉप फाइबर रहती है वहाँ पे टेंशन आता है। तो जिस साइड के अंदर टेंशन आता है वहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टेंशन को जो रेजिस्ट करने के लिए, और कंक्रीट जो है वो सफिशिएंट रहता है कंप्रेशन स्ट्रेस को बियर करने के लिए। तो जो कंप्रेशन होता है सिंपली स्पॉटेड के अंदर तो कंप्रेशन टॉप फाइबर पे आता है, और जो कैंटिलीवर है उसमें कंप्रेशन बॉटम फाइबर पे आता है, और जो स्टील है उसके लिए वाइस वर्सा हो जाएगा। और तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि जो टॉप फाइबर है कैंटिलीवर बीम में वहाँ पे हम जो है टेंशन जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following represents relationship between characteristic loads FCK, mean strength FM and standard deviation S as per the relevant codal provision। देखिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शंस से हमें पता है कि ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 तो नहीं होगा, हमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो FM है रहता है वो होता है मीन जो स्ट्रेंथ रहती है वो, और FCK रहता है कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेंथ रहती है वो। तो जो F जो मीन रहता है, F जो मीन होता है उसकी वैल्यू होती है FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा या फिर S। सिग्मा की जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन S भी लिख सकते हैं या सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो जो FM होता है उसकी वैल्यू मतलब बड़ी होती है, FCK की वैल्यू छोटी होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि FCK इजिकल टू FM माइनस 1.65, यानी कि ये करेक्ट है, और इधर क्या दे रखा है FM इजिकल टू FCK माइनस, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक दैम। देखिए स्केलिंग से ऑब्जेक्ट के क्या फ़र्क पड़ता है, वो छोटे हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो छोटे और बड़े कुछ भी हो सकते हैं यहाँ, जो कि नन ऑफ अबव है। देखिए स्केलिंग अगर कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा है तो उसका जो प्रोटोटाइप रहता है वो बड़ा होता है, और अगर हमारा कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है तो उसका हम प्रोटोटाइप है वो छोटा बनाते हैं, ताकि उस पर हम इजीली हैंडल कर सकें, उस पर हम इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो इसलिए अगर बहुत ही छोटे साइज़ का कोई भी, जैसे कोई वॉच हुआ, तो उसका अगर हमें प्रोटोटाइप बनाना होगा तो एक छोटे वॉच का प्रोटोटाइप हम बड़ा बनाते हैं ताकि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। अगर हमें डैम का प्रोटोटाइप बनाना है तो उसका प्रोटोटाइप छोटा बनाएंगे ताकि उसको एक लेबोरेटरी में उसको स्टडी किया जा सके। तो इसका मतलब प्रोटोटाइप जो है वो, और उसका जो स्केलिंग होती है उसकी स्केलिंग उसको स्मॉलर भी हो सकता है और बिगर भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One of the below options is wrong about type of AutoCAD drawing units, which one it is। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया AutoCAD जो ड्राइंग्स हैं उसके अंदर कौन सी यूनिट हम काम में नहीं लेते हैं, तो हमसे क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आर्किटेक्चरल, ये यूनिट हम यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग की यूनिट भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर को हम यूज़ नहीं करते हैं, डेसिमल को हम यूज़ करते हैं। देखिए ये जो सारी की सारी यूनिट्स हैं तो ये हमें याद रखनी है कि ये डेसिमल, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग और फ्रैक्शनल और साइंटिफिक, ये सारी जो है यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, मिलीमीटर यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमांड यूज टू डिटरमाइन द एरिया। तो ऑटोकैड के अंदर हम कौन सी कमांड एरिया को डिटरमाइन करने के यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं सारी कमांड किस काम में आती है। देखिए एरिया के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं ए, एरे के लिए करते हैं AR, और आर्क के लिए करते हैं A। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑटोकैड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन ऑन। ऑटोकैड के अंदर में पूछा गया है कि जो हम ड्राइंग करते हैं ऑब्जेक्ट भी, वो कौन से प्लेन के अंदर करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट की हम जो ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड की, वो हम करते हैं XY प्लेन के अंदर, हम Z प्लेन के अंदर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, XY प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति प्रमुख है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ब्लैक मड बेक पॉटरी जो रिलेटेड है, तो कौन सी सभ्यता से जो कि वो रिलेटेड है। तो पहले हम देखते हैं कि सभ्यताएं कहाँ पे हैं। देखिए जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, जो है उसका स्थल है आहड़ है, और जो बालाथल है वो उदयपुर में है, और जो बागोर है वो भीलवाड़ा के अंदर। देखिए कालीबंगा में हमें काली चूड़ियाँ जो मिली थी, तो ये आंसर जो कालीबंगा है वो गलत हो जाएगा। आहड़ के अंदर जो है वो हमें ब्लैक जो है मड बेक्ड पॉटरी जो है, काले मृद भांड वो मिले थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये हमें याद रखना है।
और बालाथल में भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हमें मिले थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? ऑप्शंस में दिए गए हैं मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ और मेवाड़ चंदेल। देखिए जो सारंगपुर जो युद्ध हुआ था उसकी जो लोकेशन थी सारंगपुर एंड जो मंडू है एमपी के अंदर है ये दोनों जगह। तो इसके अंदर हुआ ये था कि जो किंगडम ऑफ मेवाड़ है और जो किंगडम ऑफ मारवाड़ है ये दोनों एक साइड थे। राणा कुंभा और जो रणमल राठौड़ है वो दोनों एक साइड थे, और जो मालवा सल्तनत थी वहाँ के सुल्तान थे महमूद खिलजी। तो ये उनके मध्य युद्ध हुआ था और इसके अंदर जो राजपूत थे जो कि उनकी मेवाड़ की विक्ट्री हुई थी, जो महमूद खिलजी था उसको प्रिजनर बना लिया गया था। तो क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दिया गया है कि मेवाड़ और मालवा, तो ये जो युद्ध था मेवाड़ और मालवा के अंदर जो बीच में लड़ा गया था एमपी के अंदर, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? देखिए हमें खजवा युद्ध में बताना है कि औरंगजेब का साथ किसने दिया था। ऑप्शंस दिए गए जसवंत सिंह, करण सिंह, जय सिंह और भीम सिंह। तो इसका आंसर है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने 1659 ईस्वी में खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर एक साइड में हमें मंदिर दिए गए हैं, दूसरी साइड में हमें जो स्थान दिए गए हैं हमें बताना है कि ये करेक्टली मैच ये जो करते हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं पहले। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है तो ये करेक्ट है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में है, ये भी करेक्ट है। मथुरेश जी का जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो जयपुर में, ये करेक्ट है। देखिए जो मथुरेश जी का मंदिर है वो कोटा के अंदर है, तो इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये हमें याद रखना है कि कोटा के अंदर है मथुरेश जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ है? देखिए जो सूफी संत जो मीठे साहब हैं उनकी जो दरगाह है वो गागरोन के अंदर है, तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने दी? ऑप्शन दिए गए हैं लालदास जी, प्राणनाथ जी, हरिदास जी या नाथ मुनि जी। देखिए जो जसनाथी संप्रदाय है उसकी जो स्थापना है वो जसनाथ जी ने की थी। जो हमारे ऑप्शंस के अंदर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन जो डिलीट हो गया था, तो इसका आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय की जो स्थापना है वो जसनाथ सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम अली, बलदेव, सलीम गराज, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं नाथद्वारा, अलवर, बूंदी और बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। यानी कि गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल जो हैं उन जो चित्रकार हैं वो अलवर शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? देखिए जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है उसके जो लेखक हैं ऑप्शंस दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, एल.सी. टेसीटोरी, मोतीलाल मिनारिया, गैरी स्मिथ। तो इसका जो आंसर है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है जो बुक है वो लिखी थी। इसके जो 2 पार्ट हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली तीज मनाई जाती है। देखिए हरियाली तीज है उसी को हम छोटी तीज भी बोलते हैं। तो ये जो मनाई जाती है ऑप्शन हमें दिए गए श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया। देखिए जो हरियाली तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था, तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं केसरीनाथ, अवनिंद्रनाथ, रमेश चंद्र दत्त या कन्हैयालाल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो रमेश चंद्र दत्त ने राजपूत जीवन संध्या नामक जो उपन्यास है वो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारबाग स्थित है, शारबाग कहाँ है वो पूछा गया है। बूंदी में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है। तो जो शारबाग है वो बूंदी के अंदर है, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो जो पंडित नेनूराम है उनका जो संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? तो इसका आंसर है हाड़ौती प्रजामंडल। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर में हम हाड़ौती के अलावा मारवाड़, जयपुर और बीकानेर भी दिया गया है, तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना की थी वो थी जय नारायण व्यास। जयपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने। और बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी जो मगाराम और लक्ष्मण दास स्वामी जी ने। तो ये भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन में दी गई दिल्ली, आगरा, कानपुर या बरेली। जो प्रताप नामक जो है समाचार पत्र ये कानपुर से प्रकाशित होता है, तो इसके संपादक जो हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं।
ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालद क्या थे? व्हाट वर बालद? तो हमें बालद के बारे में बताना है कि बालद जो है वो क्या थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, सारथवा, बख्शी, सैनिक या कृषक। तो इसका आंसर है सारथवा। बालद जो है सारथवा थे, व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिए मत्स्य संघ की बात ये जो पूछ रहे हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, धौलपुर शासक, करौली शासक, अलवर शासक या भरतपुर शासक। तो जो मत्स्य संघ है उसके जो राज प्रमुख वो बनाए गए थे, धौलपुर के जो शासक थे उन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शंस हैं, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा अजीत सिंह और महाराणा जसवंत सिंह। तो इसका आंसर है महाराणा जो सज्जन सिंह हैं वो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का जो उन्होंने गठन किया था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है फूक मारकर जो नहीं बजाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अलगोजा, सतारा, मोरचंग और सुरमंडल। देखिए अलगोजा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा भी है और मोरचंग, ये तीनों सुशीर वाद्य यंत्र है। जो सुरमंडल है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। जो सुरमंडल है उसमें तार लगे रहते हैं तो वो तत्व वाद्य यंत्र है, तारों से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए हमें तुंगा युद्ध के बारे में पूछा गया है तो देखते हैं पहले। जो बैटल ऑफ तुंगा है, जिसको बैटल ऑफ लालसोट भी बोलते हैं, वो 1787 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसके अंदर क्या है कि जयपुर और जोधपुर की फोर्सेज एक साइड में थी और मराठा हैं उनकी फोर्सेज दूसरी साइड थी, और जो उनको लीड करे थे वो थे महादजी शिंदे। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि 3 दिन की जो ये ब्लडी जो पूरा खूनी 3 दिन का युद्ध हुआ था तुंगा में। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मराठा थे उनकी हार हुई थी। तो जो ऑप्शंस देखते हैं, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जय सिंह और महादजी सिंधिया और भीम सिंह और महादजी सिंधिया। जिसका आंसर है प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और जो इसकी थोड़ा सी हिस्ट्री है ये भी हमें थोड़ा पता। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये हम सबको पता है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? देखिए जो मालवा पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एरिया के अंदर फैला हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, दक्षिणी पूर्वी एरिया जो वहाँ पे मालवा पठार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में और कोटा जिले में। तो इसका आंसर है कोटा जिले में। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा जिले में भी हैं, जो सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। और वहाँ पे जो दर्रा राष्ट्रीय जो है नेशनल पार्क है वो भी वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? देखिए सांबर झील की अपवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं उसके बारे में पूछा गया है। सांबर झील का एक डायग्राम देखते हैं। देखिए सांबर झील के अंदर क्या है, एक रूबनगढ़ जो नदी है वो अपना पानी लाकर सांबर झील के अंदर डालती है, और एक जो मेंधा नदी है वो भी अपना जो पानी है वो सांबर झील के अंदर डालती है। तो ऑप्शंस देखते हैं, कांतली, बांडी, मेंढा और मानसी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमिलित है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कोठारी लूनी, सुकड़ी बनास, जाखम माही, बाणगंगा और चंबल। देखिए एक जगह पे हमें जो नदियाँ दी गई हैं दूसरी साइड के अंदर उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट नदियों और उनकी सहायक नदियों के बारे में यहाँ दे रखा है। तो ये सारे जो हैं आपको नाम याद होना चाहिए। देखिए लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जवाई, सागी, खारी, जोजड़ी, मिठड़ी, सुकड़ी, लिलड़ी और बंडी। तो ये सारी जो है लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। बनास की हैं बेड़ज, मीनाल, कोठारी, मानसी, मोरेल और खारी नदी। माही की जो है वो है जाखम और सोम नदी। और चंबल की हैं कुराल, मेज, बनास, बामनी, काली सिंध, पार्वती, आहू और परवन। तो ये जो सहायक नदियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस के अंदर हम जब देखते हैं तो जो माही नदी की है सहायक नदी वो जाखम है। तो ऑप्शन में ऑप्शन 3 है जो वो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। देखिए जो राजस्थान में मावठ वर्षा होती है वो जो राजस्थान के अंदर सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर चक्रवातों की वजह से होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, भूमध्य सागरीय चक्रवात
मेडिटेरियन जो साइक्लोन है उसकी वजह से मावठ जो वर्षा होती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। देखिए राजस्थान के जो लाल और काली मिट्टी है वो ऑलमोस्ट जो प्रतापगढ़ एरिया है उसके आसपास के एरिया है वहाँ पे लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टी फेमस है कपास के लिए, तो ऑप्शंस के अंदर जो कपास और मक्का यही ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो हमें याद रखना है कि लाल और काली मिट्टी के अंदर कपास और मक्का अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सागवान के वन राजस्थान में किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं। तो हमें शुष्क सागवान के बारे में पूछा गया है, कौन से एरिया के अंदर है जो है सर्वाधिक हैं। ऑप्शंस देंगे राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही या कोटा। तो इसका आंसर है बांसवाड़ा के अंदर जो है शुष्क सागवान ड्राई जो टीक वुड फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन किस क्षेत्र कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। तो जो 2/3 जो है वो जो क्षेत्रफल जो एरिया है चावल उत्पादन के लिए वो कौन से जलवायु खंड के अंदर आता है। देखिए चावल के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कोई भी आर्द्र एरिया होगा तो वहाँ पे ही चावल जो है वो हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, आर्द्र जो दक्षिणी मैदान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस बकरी राजस्थान में किन जिलों में पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया मेवात नस्ल के, न कि क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा ये जो गोवंश भैंस बकरी कहाँ होते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो बकरी, भेड़ और बकरी जो है वो उनकी जनसंख्या है भैंस की जो जयपुर में है और जो गोवंश है उसकी उदयपुर में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मेवात नस्ल की, तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं ऑप्शन बूंदी, कोटा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। देखिए तो इसका आंसर है अलवर, भरतपुर, जो धौलपुर ये जो एरिया है वहाँ पे सबसे मेवात नस्ल की जो है गोवंश जो है भैंस बकरी ये पाए जाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में किस जिले में है। देखिए जो बंद बरेठा है वो है, ऑप्शन देखते हैं भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली। तो बंद बरेठा हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि बंद बरेठा यानी कि भरतपुर बीबी, तो भरतपुर में बंद बरेठा है, तो इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए थे। राजस्थान के अंदर जो जैविक उद्यान है, जो पहला जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ के अंदर है, ये हमें पता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या कह दिए गए हैं, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया, शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल, आकल, सज्जनगढ़, मरुधरा और वन विहार, आकल और माचिया। तो इसका करेक्ट आंसर है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। नाहरगढ़ जो जयपुर में है, सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है और माचिया जो कि जोधपुर के अंदर है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है 2013 और 14 के अकॉर्डिंग। देखिए नॉर्मली जो राजस्थान से नहरों से जो सिंचित क्षेत्र है वो अप्रोक्सीमेटली 30% रहता है। तो जो 30% के जो क्लोज है वो है 29.75। तो हमें याद रखना है कि इतना परसेंट जो है राजस्थान में नहरों से सिंचित होता है और अप्रोक्सीमेटली 66% है जो सिंचाई है राजस्थान के अंदर वो जो है वो कुओं से की जाती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई कुओं से है वो जयपुर ज़िले में होती है। सबसे ज़्यादा नहरों से जो सिंचाई होती है वो श्रीगंगानगर में होती है और सबसे ज़्यादा तालाब से जो सिंचाई होती है वो भीलवाड़ा में होती है ज़िले में। तो ये सब भी बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर नदी घाटी परियोजनाएं हमें दी गई हैं और दूसरी साइड में उसकी सहयोगी राज्य दी गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है कौन सा गलत। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त योजना है, ये करेक्ट है। चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, ये भी करेक्ट है। जो व्यास योजना है वो पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, देखिए ये गलत है। और चौथा ऑप्शन है माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की, ये करेक्ट है। देखिए जो व्यास योजना है वो पंजाब, राजस्थान और जो है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की है जो संयुक्त योजना है, न कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर है। देखिए हमसे पूछा गया है माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। तो ऑप्शंस दिए गए हैं खांडू, बोरखेड़ा, घाटोल और कड़ाना। तो देखते हैं हम माही बजाज सागर परियोजना का जो बांध के बारे में। देखिए लोकेशन इसकी जो है वो है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए जो ये जो डैम है वो 1972 में जो शुरू हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन और 1983 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ था। और ये जो डैम है वो पावर जनरेशन के लिए और वाटर सप्लाई के लिए दोनों के लिए काम में आता है।
ये जो डैम है वो राजस्थान का सबसे जो लंबा डैम है और जो सेकंड लार्जेस्ट डैम है राजस्थान का। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी जगह पे है, तो इसका आंसर है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? देखिए, इसमें पूछा गया है कि ग्राउंड वाटर का कितना परसेंट राजस्थान के अंदर जो वाटर को हम यूज़ करते हैं। देखिए, ग्राउंड वाटर अगर 100% है तो हम उसका सिर्फ 50% जो वाटर है वही हम अप्रोक्सीमेटली जो 50% उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो 37 है, इसका जो है आंसर की के अंदर इस क्वेश्चन को जो है कि डिलीट कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है। देखिए, हमें NH12 के बारे में पूछा गया है। देखिए, जो NH12 है वो सबसे बिजीएस्ट जो रूट है हमारे राजस्थान का। तो NH12 जो है वो जयपुर राजस्थान से जबलपुर MP में जो है वो जी जयपुर से जबलपुर में फैला हुआ है। और जो है राजस्थान के अंदर ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से ये होकर गुजरता है। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। हमें क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस क्या दिए हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जयपुर, नागौर और जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जयपुर, बूंदी और झालावाड़ से होकर NH12 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। देखिए, राजस्थान में पाइराइट क्या होता है? FeS2। तो उसके विशाल भंडार कहाँ खोजे गए? ऑप्शन है सीकर, चूरू, झुंझुनू या बीकानेर। देखिए, जो सलादीपुर है, सलादीपुरा जो एक जगह है सीकर के अंदर, वहाँ पे जो है पाइराइट जो है आयरन सल्फाइड को बोलते हैं FeS2। तो उसके जो है भंडार जो खोजे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक साइड में खनिज दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनके खनन क्षेत्र दिए गए हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या है देखना है कि कौन कौन से जो है ये युग्म मैच करते हैं। देखिए, लोहा एस्क है, उसकी जो खनन क्षेत्र है मोरिजा बानोल, तो ये करेक्ट है। टंगस्टन का जो डेगाना है तो ये भी करेक्ट है। मैग्नीज का जो लिलवानी है तो ये भी करेक्ट है। जिप्सम का ऋषभदेव है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 गलत है। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि ये जो है खनन क्षेत्र कहाँ कहाँ है। देखिए, जो मोरिजा और बानोल है ये जयपुर में है, और जो डेगाना है वो नागौर में है, लिलवानी है जो बांसवाड़ा में है, और जो जिप्सम है उसकी खान जो ऋषभदेव में नहीं है, इसकी खानें हैं जो गोत या फिर मंगलोर जो एरिया नागौर का, यहाँ सबसे ज़्यादा इनका खनन होता है। नागौर के अलावा जो है बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पे भी इसका खनन होता है। और जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जगह है, जो ज़िले हैं, यहाँ पे भी जो जिप्सम पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। देखिए, इस तरह से हमारे 120 क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर के जो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पे और लाते रहेंगे। आपके कोई भी सजेशंस या आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप contact@engineersworld@gmail.com पे भी आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इंजीनियर्स वर्ल्ड को आप फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।